तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले मेरठ में एक केस निकल के सामने आया था, मुस्कान मर्डर केस। इसमें मुस्कान ने अपने पति सौरभ को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी के साथ मारा। मारने के बाद बॉडी के टुकड़े किए, फिर ड्रम में डाला। आज भी लड़कों को अगर नीले ड्रम की तस्वीरें भेज दें तो लोग डर जाते हैं, दहल जाते हैं। उसके बाद एक केस निकल के सामने आया औरैया से, फिर बिजनौर से, और फिर भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियों की बौछार आ गई जिसमें जो पति होता है पत्नी द्वारा मारा जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। और हर कहानी में एक चीज़ कॉमन होती है कि पति बेइंतहा प्यार करता था। पति की कोई गलती नहीं थी, पति ने कभी पत्नी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसको मार दिया गया। आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ, इस कहानी में जो कुछ हुआ वो बड़ी अजीब घटना थी। सोशल मीडिया पे नेम फेम शोहरत कमाने की ऐसी लालच और ऐसी हनक लगी कि पति की ना कोई गलती, ना ही उसने कुछ कहा, फिर भी उसको मार दिया गया। कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक जगह लगती है भिवानी। कहानी इसी भिवानी की है। दरअसल बात 28 मार्च की है, यानी लगभग 15-20 दिन पहले की। 28 मार्च को जो भिवानी की सदर पुलिस है, उसको एक रोड है दिनोद रोड। इसी दिनोद रोड के पास एक ड्रेन है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। आसपास के कुछ लोग उस इलाके में टहल रहे थे, तभी उनको बड़ी तेज़ बदबू महसूस हुई। उन्होंने पास जाके देखने की कोशिश की तो देखा कि एक डेड बॉडी सड़ी गली हालत में तैर रही है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब ये सूचना पाती है, पाने के बाद उस जगह पे जाती है। जाने के बाद बड़ी मशक्क़त से उस बॉडी को बाहर निकलवाती है। बॉडी को बाहर निकलवाती है। निकलवाने के बाद उसको टटोलती है। भाई पहला सवाल यही था कि आखिर ये मरने वाला है कौन, कहाँ से आया है। तो उसकी पॉकेट खंगाली गई और चेक किया गया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि ना ही कोई डॉक्यूमेंट मिला, ना ही उसके पास कोई कागज़ मिला। बॉडी की हालत ऐसी कि कोई शिनाख्त हो नहीं सकती थी। लिहाजा पुलिस वाले 2 टीमों में बंट जाते हैं। पहली टीम बॉडी के फॉरेंसिक और मेडिकल चीज़ों को एग्जामिन करती है, यानी सबसे पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और दूसरी टीम उस ड्रेन के आसपास सर्विलांस लगाती है। सर्विलांस का मतलब कि उस जगहों को अच्छे से चेक करती है कि कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैग, कोई बस्ता, कुछ भी मिल जाए। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि मरने वाले को कम से कम 2-3 दिन पहले मारा गया है, और साथ ही इस आदमी की गला घोट की हत्या की गई है। तब यहाँ से 2 चीज़ें साफ हैं कि पहला 2-3 दिनों से इसका कत्ल हो गया है, और दूसरा कि कत्ल हुआ है। नहीं तो अब तक थोड़ा सा ये भी डाउट था कि लाश है तो कहीं डूब के तो नहीं आई, पैर फिसलने से कोई मर तो नहीं गया, फिर किसी ने यूं ही फेंक दिया। लेकिन अब ये मामला कत्ल का बन चुका था। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ, इधर आसपास थानों में भी चेक किया कि किसी गुमशुदगी की कोई कंप्लेन, कोई शिकायत दर्ज है। कहीं से कोई खास जानकारी मिली नहीं। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में भी इत्तला किया कि अगर किसी के घर का कोई शख्स गायब हो तो आए, और आने के बाद बातचीत करे हमसे, बॉडी की शिनाख्त करे। लेकिन कहीं से कुछ पता चला नहीं। देखते देखते दिन गुजरते चले जा रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। ना कहीं से कोई मिसिंग कंप्लेन, ना कहीं से कुछ और। इसी दौरान जब सामने से कुछ बात बनी नहीं, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, आसपास कुछ कैमरे लगे हैं, उनको खंगाल लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले आसपास के कुछ कैमरों को खंगालना शुरू करते हैं। इत्तेफाक से एक कैमरे में एक संदिग्ध बाइक दिखाई देती है। बाइक के नंबर प्लेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया था। इस पे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपने मुंह को बड़े अच्छे से कवर कर रखा था, और इन दोनों के बीच एक ऐसा शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा था जिसको देख के ही लग रहा था कि शायद ये जिंदा नहीं है। वो बाइक आती है, आने के बाद थोड़ी देर बाद
फिर उसी रास्ते लौट जाती है। तो पुलिस वालों ने अंदाज लगाया कि शायद बाइक से 2 लोग आए थे, इनमें से एक आदमी था, एक औरत थी, और उस लाश को इन्होंने ही ड्रेन में फेंक दिया। चूंकि लौटते टाइम केवल 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत, बीच का शख्स गायब था। अभी तमाम चीज़ें पुलिस वाले देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये है कौन, कहाँ से है, कैसे पता चले। नंबर से कुछ खास बात बनी नहीं। बहरहाल पुलिस वालों ने फिर कहा कि काम करते हैं, इस बाइक को फॉलो करते हैं। उसके बाद उन्होंने बाइक को फॉलो करना शुरू किया एक खास इलाके में जिसका नाम है धारी पुराना। वहाँ के बस स्टैंड तक ये बाइक आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद कैमरे थे नहीं, तो फिर अता पता चला नहीं। आगे जहाँ कैमरे थे वहाँ चेक किया तो वहाँ ये जाता हुआ दिखाई दिया नहीं। अब पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो, ये जो आदमी था या फिर ये जो लोग थे, इसी धानी पुराना के बस स्टैंड के आसपास के लोग थे। लिहाजा पुलिस ने धानी पुराना के आसपास लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या आपके घर का कोई गायब है, कोई ऐसा जो ना दिखाई दे रहा हो। अब ये तमाम जानकारी जब पुलिस वालों ने लेने की कोशिश की तब कुछ चीज़ें पता चली। दरअसल एक शख्स जिसका नाम था प्रवीण, वो संदिग्ध स्थितियों में गायब था। अब पुलिस वाले जब ये जानकारी पाते हैं, फौरन प्रवीण के घर जाते हैं। प्रवीण के घर पे प्रवीण की बीवी मिलती है। बीवी से पूछते हैं, जिसका नाम रवीना था, कि आपका पति कहाँ है। ये बात जब रवीना सुनती है तो कहती है, साहब उन्होंने तो मुझे बताया था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। फिर रवीना से पूछा गया कि कब। तब रवीना ने बताया कि साहब हो गए होंगे लगभग 10-15 दिन। पुलिस ने कहा कि नंबर दो, हम फ़ोन करेंगे। अब रवीना थोड़ा सा लड़खड़ाने लगी। पुलिस ने ये चीज़ भांप ली, लेकिन अब ऐसे किसी को उठाना भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा और टटोलते हैं। कुछ और चीज़ें पूछा कि भाई एक लाश मिली है, हमें डाउट है कि तुम्हारे पति की है, आओ चेक करो, कहाँ है, बात करवाओ। सवाल लगातार पुलिस वाले पूछते रहे। रवीना की ज़बान में लड़खड़ाहट, बोलने में घबराहट, ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उनको लग गया कि हो ना हो, दाल में ज़रूर कुछ काला है। फिर क्या, पुलिस ने कहा कि ये पता करो। पता किया, जांच पड़ताल की, तो सच में रवीना का जो पति प्रवीण था उसका कुछ अता पता नहीं। अब रवीना की बातों में लड़खड़ाहट और एक सवाल कि भाई इतने दिन से कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज की अगर पति गायब है तो। रवीना को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में रवीना इधर उधर तमाम कहानियां बताती रही, लेकिन धीरे धीरे वक्त जब आगे बढ़ा, पुलिस की पूछताछ गहरी हुई, तब रवीना ने अपना मुंह खोला, पूरी कहानी बताई। यहीं से कहानी पहुंच जाती है 7 साल पहले। 7 साल पहले इसी धानी पुराना में एक बस स्टैंड जो है, वहाँ पे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था प्रवीण। उम्र बमुश्किल 22 से 23 साल। 23 साल का नौजवान जब शादी के लायक तैयार हुआ तो परिवार वालों ने कहा कि भाई इसकी शादी करवाई जाए। अलग अलग जगहों पर रिश्ता देखना शुरू किया। रिश्ता देखते 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 अंत में परिवार वालों की तलाश रवीना पे जाके ख़त्म हुई। रवीना के घर वालों को प्रवीण पसंद आता है, प्रवीण के घर वालों को रवीना पसंद आती है। दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद रवीना विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, यानी प्रवीण के घर। दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगते हैं, न किसी से कभी कोई बहस, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। बड़े ही प्यार से दोनों रहते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ती है। इसी दौरान रवीना प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इत्तेफाक से वो बेटा था, परिवार वाले खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है। इधर जब बच्चा हो गया तो प्रवीण के ऊपर भी जिम्मेदारियां पड़ी कि भाई कैसे परिवार को आगे बढ़ाएं, कैसे थोड़ी सी पैसे में और बढ़ोतरी हो, धन संपदा आए। लिहाजा प्रवीण अलग अलग जगहों पे जाके काम वाम देखने लगा। इसी दौरान रवीना घर पे अकेली रहने लगी, और अकेली रहने के दौरान रवीना के दिमाग में आया कि क्यों ना इंस्टाग्राम चलाया जाए। उसी बीच लॉकडाउन भी आ गया था। तो रवीना अब इंस्टाग्राम पे अपनी एक प्रोफाइल बनाती है। बनाने के बाद वहाँ पे रील्स वगैरह देखने लगती है।
रील्स देखने के दौरान काफ़ी टाइम जब स्क्रॉल करती है, कुछ ऐसी लड़कियों को देखती भाई उनकी मिलियंस में फॉलोअर और कोई खास टैलेंट भी नहीं। इंस्टाग्राम पे ये गंदगी आपको बखूबी मिलेगी। इस मामले में यूट्यूब बड़ा अच्छा है, आप में हुनर है तो आप चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। रवीना जब ये चीज़ देखती है कि भाई बिना किसी हुनर के लोग यहाँ पे हैं, मिलियंस में फॉलोअर, लाखों करोड़ों में लाइक्स आ रहे हैं, रवीना को लगा कि मैं भी बनाती हूँ। उसके बाद रवीना ने अपनी प्रोफाइल पे रील्स पोस्ट करनी शुरू की। कभी डांस की वीडियो, कभी ब्लॉगिंग की वीडियो, कभी खाते हुए वीडियो। किस्मत ने साथ दिया, लगभग 659 के करीब रील्स रवीना ने बनाए। इस 659 के करीब रील में रवीना के 34,000 फॉलोअर हो गए। 34,000। कुछ वीडियो मिलियंस में भी गए, लोगों की नज़र में आए। अब रवीना को लगने लगा कि भाई मैं तो सेलिब्रिटी होती जा रही हूँ। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी किया, बातचीत भी शुरू की कि मैम आप कैसे करती हैं। अब एक महिला जो सब्जी भाजी में व्यस्त, उसको 4 लोग मैम बोलने लगे, लाइक करने लगे, बिग फैन बोलने लगे, तो भाई उससे बड़ा सितारा कौन है। रवीना को भी सेम फीलिंग आई। इसी दौरान एक शख्स था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश ने भी रवीना को मैसेज किया। रवीना रिप्लाई देती है, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रवीना से वो पूछता है कि आपको क्या करना है, किस तरह के कंटेंट आप बनाएंगे फ्यूचर में, क्या प्लान है आपका। और इधर जो है रवीना जब उस सुरेश से उसके बारे में पूछती है, तब सुरेश बताता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग अलग होता है। इंस्टाग्राम पे आप रील बनाते हैं, उसके आपको एक भी पैसे नहीं मिलते, चाहे मिलियन जाए चाहे बिलियन चली जाए, कोई खास फ़र्क नहीं है। हाँ, कोई कंपनी अगर आपको देखती है और उस कंपनी को लगता है कि आपको पैसे देने चाहिए किसी प्रमोशन के लिए, तो आपको पैसे देती है और आप प्रमोशन करते हैं उसके प्रोडक्ट का। यूट्यूब पे मामला थोड़ा उल्टा है। आपने वीडियो बनाया, आपकी वीडियो पे ऐड आएंगे और आएंगे ही आएंगे अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ऐसे हाल में आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो सुरेश जब यूट्यूब के बारे में बताता है तो रवीना काफ़ी आकर्षित होती है। उसने मदद मांगी कि भाई मेरा भी चैनल चलवा दो, मेरे भी रील्स को यूट्यूब पे वायरल करा दो। सुरेश ने कहा ठीक है। इसके बाद दोनों आए दिन डुएट करने लगे, दोनों आए दिन बातचीत करने लगे, धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुआ। दोनों के दिमाग में अब एक प्लान कहीं ना कहीं घर करने लगा था कि आने वाले टाइम में हम लोग साथ रहेंगे, साथ रील बनाएंगे, साथ वीडियो पोस्ट करेंगे और धीरे धीरे एक अच्छे खासे सितारे के तौर पे हम लोग उभर जाएंगे, ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, ठीक ठाक नाम होगा। पति बाहर था, रवीना भी खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे मन वैसे रील बनाती, जो मन वो करती। इसी दौरान जब पति नहीं था तो फिर सुरेश से मिलने उलने का भी प्रोग्राम बना। दोनों मिलते जुलते भी हैं। काम की लालच और पैसे कमाने की लालसा इस कदर आगे बढ़ चुकी थी रवीना के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो सुरेश के काफ़ी करीब आ गई थी। करीब आने के दौरान एक दिन गलती कहे, वक्त की मिजाज और नज़ाकत कहे कि दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर कंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। अब एक दिन जब ये काम हो गया तो दोनों आए दिन बहाना खोजने लगे। अब दोनों के दिमाग में एक थिंकिंग आ गई कि एक दूसरे के साथ अगर हम रहें तो हम लोग रील भी बढ़िया बनाएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, हर तरह से हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ख्याल जब रवीना के दिमाग में आया तो भाई अपना पति तो बेकार लगने लगा, पिछड़ा लगने लगा। वो तो वही घिसा पिटा मेहनत मजदूरी करता है। इसी दौरान एक दिन मौका देख के रवीना ने सुरेश को अपने घर भी बुला लिया और बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती कहे, पति उस दिन आ जाता है। आने के बाद रवीना को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। ये चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करता, डांटता है, फटकारता है, बुरा मान जाता है। और इसी बात को लेके रवीना और उसके पति प्रवीण के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। दोनों को हिदायत दी जाती है कि आज के बाद ये सब होना नहीं चाहिए। लेकिन तब तक ये दोनों इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब एनी हाउ एक दूसरे के साथ रील, वीडियो और प्यार मोहब्बत करनी ही करनी थी। तब फिर प्लान बना कि काम करते हैं, इसको मार देते हैं। फिर एक दिन मौका देख के रवीना और सुरेश मिलते हैं। इस दिन फिर प्रवीण आ जाता है और जैसे प्रवीण आता है नाराज होता है, डांटता फटकारता है कि मैंने तुमको रोका था कि ये सब नहीं होना चाहिए। तैसे ही रवीना और सुरेश दोनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, बिस्तर पे पटकते हैं और चुन्नी से उसका गला घोट देते हैं।
गला घोट के उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को, चूंकि दिन था, तो छुपा देते हैं। अब परिवार वाले इधर कांटेक्ट करते हैं कि भाई प्रवीण कहाँ गया। परिवार वालों को रबीना बता देती है कि यहीं कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। फिर शाम होती है, फिर परिवार वाले पूछते हैं, फिर रबीना बताती कि उन्होंने मुझसे कहा है, मेरी बात हुई है कि 3-4 दिन लग जाएंगे। ऐसे करके परिवार वालों को मूर्ख बनाती है। फिर रात हो जाती है, पूरा परिवार जब खा के सो जाता है, रबीना अपने बॉयफ्रेंड सुरेश को फ़ोन करती है। सुरेश बाइक लेके आता है। उसके बाद उस लाश को निकाला जाता है। निकालने के बाद बाइक पे डाला जाता है। उसके बाद दोनों उस डेड बॉडी को मुंह बांध के नंबर प्लेट पे मिट्टी लगा के निकलते हैं कि कहीं किसी कैमरे में हम कैद ना हो जाए। उसके बाद फिर उस लाश को इसी दिनोद रोड पे एक ड्रेन पे ले जाके फेंक देते हैं। शुरुआत में डेड बॉडी डूब जाती है। ये लाश भी डूब गई, लेकिन धीरे धीरे जब सड़ने लगती है, फूलने लगती है, तब ऊपर आती है और तब ये पूरा मामला पानी की तरह साफ होता है। इसी दौरान आसपास के कुछ लोगों ने देखा भी था, पूछा भी था कि प्रवीण कहाँ है, कहाँ है। परिवार वालों को पता था नहीं, पत्नी ने झूठ बोला ही, तो लोगों में एक कौतूहल तो था ही कि प्रवीण अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो जब पुलिस पूछताछ प्रवीण के पास करने आती है, प्रवीण के घर आती है, आसपास के लोगों से पूछती है, तब उन्होंने प्रवीण के घर का पता दिया। तो अपने आप में बेहद अजीब और बेहद अफसोसनाक ये कहानी कि आज के टाइम में थोड़ा सा नेम, थोड़ा सा फेम, थोड़ा सा पैसा, यूट्यूबर बनना है, पति के साथ नहीं रहना है, रील्स बनाने के लिए अगर पति रोके तो उसके लिए भी मारा जाएगा। शायद वो दिन दूर नहीं कि आने वाले टाइम में लोग शादी से ज़्यादा लिव इन में रहना प्रेफर करेंगे और किसी एक ऐसे एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे कि जब जिसकी मर्जी वो जो करे, हमारे आपके बीच कोई संबंध नहीं होगा। शायद ऐसा कानून विदेशों में है जिसे प्रीमअप कहा जाता है, यानी आपके पैसे से मेरा कोई मतलब, ना मेरे पैसे से आपका कोई मतलब, हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अब रिश्ते टूट रहे हैं, आए दिन रिश्तों में कत्ल हो रहा है, तो ज़बरदस्ती बंधन बनाना भी थोड़ा सा गलत है। खैर, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।